इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए जा रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये किसी एक चैप्टर के नहीं है बल्कि ये एक एग्ज़ामिनेशन स्टाइल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भर्ती किसको कहते हैं। भर्ती का मतलब होता है रिक्रूटमेंट्स, यानी जब भी किसी संस्था में कुछ पोस्ट खाली होती है, कुछ पदों की ज़रूरत के ऊपर व्यक्तियों की खोज की जाती है, तो अब खाली पोस्ट है तो उसकी आवश्यकता बताई जाती है कि इसमें जो व्यक्ति काम करेगा उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कैसे वो इस संस्था में आवेदन कर सकता है। इस चीज़ को न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी दिया जाता है ताकि लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें और उसकी ज़रूरी जो योग्यताएं हैं वो भी साथ में लिखी जाती हैं। इसकी एक स्मॉल डेफिनेशन भी है प्रोफेसर एडविन फ्लिपो की कि भर्ती संभावित कर्मचारियों की खोज तथा उन्हें संगठन कार्यों के लिए आवेदन करने के लिए उत्प्रेरित करने की प्रक्रिया है। क्योंकि अगर आम जनता को पता चलेगा कि कहीं पोस्ट वैकेंट है तभी वो उसके ऊपर जो योग्य कैंडिडेट्स होते हैं वो उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए सोचेंगे। तो एक तरह से लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है और फिर लोग अप्लाई करते हैं। फिर अप्लाई करने के बाद बाकी के जो भी भर्ती से रिलेटेड प्रोसेसेस होते हैं, इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, वो हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन है कि आपको बजट का इम्पोर्टेंस बताना है 2 मार्क्स में। तो बजट जितने भी हमारे प्रशासक होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग, जितने भी एमएलएज हैं, जितने भी हमारे एमपीज़ हैं या हमारे नागरिक हैं भारत के, बजट सबके लिए फ़ायदेमंद है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर बजट आ रहा है तो इसका मतलब वो किसी एक सेक्शन ऑफ पीपल के बेनिफिट के लिए आ रहा है। ये सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। जो देश बजट बनाता है उससे समुचित तरीके से हर विभाग को एक रास्ता दिया जाता है कि आपने इन कामों को इतने समय में, इतने पैसे में ख़त्म करना है, ताकि जनता का पैसा जब गवर्नमेंट के पास आता है तो वो सही चीज़ के ऊपर स्पेंड हो, उसका ओवर एक्सपेंडिचर ना हो, उसकी बचत हो, सही समय पर हर प्रोजेक्ट पूरा हो। बजट से विधायिका को देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर नियंत्रण करने का, अंकुश रखने का एक साधन मिल जाता है। विधायिका वो चीज़ होती है जो देश के ऊपर कोई भी ज़रूरी कानून बना सकती है। तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल कर सकते हैं बजट के थ्रू, क्योंकि सारा लेखा जोखा आ जाता है, कितना इनकम है, कितना खर्चा है। बजट नागरिकों और करदाताओं के लिए भी बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि जो लोग टैक्स देते हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा होती है, उनको ये सुनना ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि उस बजट, हर साल बजट नया बनता है। नए बजट में कौन कौन से टैक्सेस को कम किया गया, कौन कौन से टैक्सेस हटाए गए, कौन से टैक्सेस न्यू लगाए गए, तो इसलिए सभी लोग बजट ध्यान से सुनते हैं। और इसके अलावा सरकार अपना काम करने के लिए कितना पैसा किस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना खर्च कर रही है, सरकार को कितनी इनकम है, ये सब लेखा जोखा बजट के अंदर दिया जाता है। इसलिए बजट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है कि सीधी भर्ती और अप्रत्यक्ष भर्ती दोनों में डिफरेंस बताना है। तो एक तरह से दोनों की आपने इंट्रोडक्शन दे देनी है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर में आप प्रत्यक्ष या सीधी भर्ती की इंट्रोडक्शन देंगे कि जब लोक सेवाओं में पोस्ट खाली होती है तो उपयुक्त प्रत्याशी उसमें फॉर्म भरें। खुला बाज़ार है, यानी सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। ये लोकतांत्रिक है काफ़ी। और प्रत्यक्ष भर्ती में कोई भी योग्य उम्मीदवार हिस्सा ले सकता है, इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। जो अप्रत्यक्ष भर्ती होती है, जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि ये डायरेक्ट नहीं लोगों को भर्ती किया जाता। इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती किया जाता है जो सिस्टम के अंदर ऑलरेडी एंटर्ड हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वो एक्सपीरियंस्ड हैं, सीनियर हैं और उन्होंने एक टाइम तक अपनी सेवाएं जूनियर पोस्ट के ऊपर दे दी। अब उनको सीनियर पोस्ट के लिए ऑलरेडी ट्रेंड, योग्य, प्रशिक्षित माना जाता है और उन्हीं को प्रमोट करके, इसको हम एक तरह की प्रमोशन भी कह सकते हैं कि अंदर से ही, विभाग के अंदर से ही जब लोगों की भर्ती की जाती है तो उसको अप्रत्यक्ष भर्ती कहते हैं। इसमें ईमानदारी, प्रतिबद्धता के साथ साथ ज़्यादा मेहनत करना, ये सब चीज़ों की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब हर कर्मचारी को
एक चांस मिलेगा कि वो भीतर से भर्ती या पदोन्नति या प्रमोशन ले सके। जो प्रत्यक्ष भर्ती है उसके दो अवगुण भी हैं। वो ये हैं कि जैसे मान लो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, प्रत्यक्ष भर्ती होती है, कुछ नए नवयुवक जिन्होंने नई नई अभी पढ़ाई फिनिश किया, हो सकता है वो किसी बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर नियुक्ति हो गई उनकी, तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो ऑलरेडी विभाग में सिस्टम में काम कर रहे होते हैं उनको लगता है कि हम बहुत पढ़े लिखे तो नहीं हैं लेकिन हमें अनुभव ज़्यादा है, और जो नए लोग आते हैं वो अनुभवहीन होते हैं। तो कई बार बड़े कर्मचारियों को छोटी उम्र के लोगों के साथ कंपटीशन भी करना पड़ता है, उनके अंडर रह के काम भी करना पड़ता है, और जो काम जो बड़ी उम्र के कर्मचारी छोटी पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उनका प्रमोशन का मौका भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से पोस्ट में लोग आ चुके हैं। और इसका मतलब ये है कि प्रत्यक्ष भर्ती हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होती, जबकि ये बड़ी लोकतांत्रिक है, इसमें हर किसी को मौका मिलता है, लेकिन इसमें भी दो बुराइयां हैं, तो वो आपने लर्न कर लेनी है। फोर्थ जो क्वेश्चन था वो ये था कि हमारे संविधान की ना कोई भी दो विशेषताएं बतानी है। ठीक है, पहला तो ये है कि हमारा संविधान लिखा हुआ है, रिटन फॉर्म में है। दूसरा, ये दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है, यानी कि ये बहुत ही एक्सटेंडेड है, इसमें हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। और एक बात यह है कि हमारा संविधान बहुत ही कठोर संविधान है, यानी कि ये किसी के लिए भी सॉफ्ट नहीं होता, चाहे कोई पोस्ट हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई मंत्री हो, कोई छोटे से छोटा गरीब इंसान हो, सब के लिए संविधान बिल्कुल सेम है। इसलिए हमारा संविधान ना सिर्फ लिखित है बल्कि कठोर भी है, और अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं जिसको कि संशोधन कहते हैं, तो उसको MLAs की स्वीकृति भी ज़रूरी होती है, MPs की स्वीकृति, बिल्कुल वैसे ही जैसे कानून बनता है वैसे ही हम संशोधन कर सकते हैं, इसमें चेंजेस करने इतने आसान नहीं हैं। नेक्स्ट जो इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाला था वो ये है कि भारतीय संघ की विशेषताएं बताओ। इसका मतलब ये है कि इंडिया एक यूनियन है। किसकी यूनियन है? सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकारों की। तो यहाँ पे क्या हमारी ख़ास बात है कि इंडिया एक यूनियन है? फर्स्ट है कि इंडिया में शक्तियों का विभाजन हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी शक्तियाँ हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी शक्तियाँ हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 97 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से कानून बना सकती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल देश की रक्षा का सब्जेक्ट, रेलवे, डाक एंड तार। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो किसी एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं हो सकते, ये पूरे नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, और इसको संघ सूची कहते हैं। सेकंड नंबर की सूची है राज्य सूची, जिसके अंदर 66 सब्जेक्ट्स आते हैं। ये जैसे हर स्टेट की एजुकेशन पॉलिसी हो सकती है, हेल्थ पॉलिसी हो सकती है, हर स्टेट की अलग पुलिस या रोडवेज हो सकती है। एक और लिस्ट है जिसको बोलते हैं समवर्ती सूची, इसमें 47 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मज़दूर संगठन, ये किसी स्टेट के इंटरेस्ट की बात भी हो सकती है, पूरे देश के इंटरेस्ट की बात भी हो सकती है। तो इसको हमने समवर्ती सूची में हमारे संविधान निर्माताओं ने डाल दिया ताकि ज़रूरत पड़ने पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर कानून बना सके और स्टेट गवर्नमेंट भी। लेकिन जो संघ सूची है उस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, स्टेट सूची पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। प्रेफरेंस इज़ ऑलवेज गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो हमारी समवर्ती सूची है उसके अंदर दोनों कानून बना सकते हैं, प्रेफरेंस इज़ ऑलवेज गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक और हमारे देश की विशेषता है, हमारे इंडियन यूनियन की विशेषता है कि यहाँ पे दो तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक हमारी नेशनल गवर्नमेंट है जो कि सेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट है दिल्ली में, जिसको हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसमें पार्लियामेंट होती है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट होती है, दो सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ये जो लोकसभा सदन है इसके ऊपर ज़्यादा जोर होता है, क्योंकि ये लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको डायरेक्ट लोगों ने इलेक्ट किया होता है, लोगों ने उनके हाथ में पावर दी होती है। दूसरा हमारा राज्यसभा एक सदन होता है, और
इसी तरह से सारे स्टेट्स में अपनी अपनी एक गवर्नमेंट होती है। जैसे हरियाणा की अपनी गवर्नमेंट है जिसमें सारे एमएलएज मिलके एक ही पार्टी के जिनके पास बहुमत होता है वो सरकार बनाते हैं, उन्हीं का सीएम बनता है, उन्हीं के मंत्री बनते हैं जो स्टेट के लिए काम करते हैं। तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस थे जो इम्पॉर्टेंट थे। और अब मैं आपको 3 मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ जो इसी एग्ज़ामिनेशन स्टाइल पेपर में थे। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री की हमारे देश में क्या भूमिका है। ये 2 मार्क्स का है। प्रधानमंत्री अगर हम संविधान के मुताबिक देखें तो यही प्रधानमंत्री हमारे जितने भी देश में लोग, जैसे मैंने अभी बताया था कि लोकसभा होती है, तो लोकसभा में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं, उनको बोला जाता है मंत्री परिषद, वो मिनिस्टर्स होते हैं। उनमें से कुछ खास मंत्रियों को बोला जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। उनके पास इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे होम मिनिस्टर या रेलवे मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो कैबिनेट होते हैं जिसको हिंदी में मंत्रिमंडल बोलते हैं। तो भारतीय संविधान के मुताबिक एक तो प्रधानमंत्री होता है, फिर वो मंत्री परिषद का सारे मंत्रियों का प्रमुख भी होता है। इसके साथ साथ वो और क्या होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। उसकी सलाह ऐसे ही नहीं होती, बल्कि एक आर्टिकल में ये लिखा है संविधान में कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की हर सलाह को पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री वो है जिसको जनता ने पावर दी है। बेसिकली प्रधानमंत्री के रूप में जनता की पावर है हमारे पास। और वो कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है, यानी कि वो पूरे देश में अपने बनाए हुए संविधान के ऑलरेडी बने हुए कानूनों को लागू करने में बड़ी भूमिका निभाता है। सरकार के कामों को संसद के प्रति लोकसभा में जवाबदेह होता है, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री की एक 2 मार्क्स की भूमिका है जिसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। और एक है कि पंचायती राज के गुण क्या हैं। पंचायती राज से ग्रामीण भारत में जागरूकता आई है। यस, हर आदमी जो गांव में रहता है पंचायती राज के बाद ज़्यादा जागरूक हो गया। पंचायतों में, गांवों में कल्याणकारी राज्यों के कारण गांव की हालत काफ़ी सुधर गई है। और पंचायतों द्वारा संचालित प्राथमिक और वयस्क विद्यालयों के फलस्वरूप गांवों में साक्षरता की लहर भी आई है, शिक्षा का प्रसार भी हुआ है। पंचायती राज के बाद हर गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल होना, और अगर बड़ी उम्र की महिलाएं या पुरुष पढ़ना चाहें तो उनके लिए एडल्ट स्कूल्स होते हैं, वयस्क विद्यालय होते हैं जिनमें वो काफ़ी अच्छे से लिखना पढ़ना सीख सकते हैं। और ये पंचायती राज के फ़ायदे हैं। लास्ट में है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। हमारे देश में राष्ट्रपति जो हैं वो सबसे बड़ी पावर होते हैं, इसलिए उनके पास कुछ डिफरेंट टाइप्स की पावर्स हैं जिनमें से एक मेन पावर है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है। क्योंकि संसद में अगर कोई कानून पास किया जाता है तो लास्ट में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही वो कानून का रूप लेता है। राष्ट्रपति लोकसभा के फर्स्ट सेशन को एड्रेस करता है, यानी भाषण देता है फर्स्ट सेशन में। जैसे मान लो कोई न्यू गवर्नमेंट बनी है, न्यू गवर्नमेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिए लोगों ने इलेक्शन में जिता के, फिर वो अपने में से एक प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, फिर वो संसद में सदन लगाते हैं। तो उस सदन में सबसे पहला भाषण राष्ट्रपति का होता है। और राष्ट्रपति के पास ये भी एक पावर होती है कि वो राज्यसभा और संसद दोनों का इकट्ठा सेशन भी बुला के भाषण दे सकते हैं। और जो भी हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं वो किसी भी सेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं, किसी भी लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। यानी अगर कभी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तब वो राष्ट्रपति डिक्लेयर कर देते हैं कि ये लोकसभा भंग हो चुकी है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अब तक हमारी जितनी भी लोकसभाएं हुई हैं उनमें से कौन से ईयर की कौन सी पार्टी की लोकसभा भंग हुई थी। ये आपके लिए एक जीके का क्वेश्चन है। सो ऑल दीज क्वेश्चन